अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। फिज़िक्स लेसन में आज हम बोहर मॉडल ऑफ एटम को डिस्कस करेंगे, जो कि फेडरल बोर्ड पंजाब बलूचिस्तान की क्लास 12 चैप्टर नंबर 20 एटॉमिक स्पेक्ट्रा में मौजूद है। और यही टॉपिक केपी के सिंध और कैम्ब्रिज की क्लास 12 में भी मौजूद है। इन वीडियोस को सुनने के बाद, देखने के बाद, आपको हाइड्रोजन एटम्स इन टर्म ऑफ एनर्जी लेवल्स ऑन द बेसिस ऑफ बोहर मॉडल को एक्सप्लेन करना अच्छे तरीके से आ जाना चाहिए। आज के फिज़िक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक फ़िज़िक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। बोहर्स मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो स्टूडेंट्स, नील्स बोहर ने जो एटॉमिक हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रा था उसके रिजल्ट्स को देखते हुए, उसकी रेगुलरिटीज़ को देखते हुए 1913 में एक मॉडल पेश किया। एक हाइड्रोजन के एटम का स्ट्रक्चर जो था उसको पेश कर किया, और जिसको बोहर्स मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम कहा जाता है। और उसकी बेस पर फिर हमें एटम के बेसिक स्ट्रक्चर को, बाकी एलिमेंट्स के एटम के बेसिक स्ट्रक्चर को भी समझना आसान हो गया। और स्टूडेंट्स, ये थ्योरी जो थी, जो नील्स बोहर ने पेश की थी, और ये उसने क्लासिकल फिज़िक्स को इस्तेमाल करते हुए और इसके साथ साथ प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए, यानी कि दोनों को इकट्ठे इस्तेमाल करते हुए ये थ्योरी पेश की थी। और इसलिए इसकी थ्योरी को सेमी क्लासिकल थ्योरी कहा जाता है। सेमी क्लासिकल क्लासिकल थ्योरी। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि कुछ वेव्स, पार्टिकल और वेव जो हैं कुछ जगहों पे डिफरेंट फॉर्म में बिहेव करते हैं। यानी कि अगर हम उस पर न्यूटन की फिज़िक्स के लॉज अप्लाई करना चाहें या उसकी मदद से समझना चाहें उनकी मोशन को, तो हमें क्लियरली आइडिया नहीं हो पाता। तो हम कहते हैं कि उनकी ड्यूअल नेचर है, और उसकी उनकी वो ड्यूअल नेचर जो है वो हम क्वांटम थ्योरी की मदद से फिर समझते हैं। तो यहाँ पे बोहर ने वही क्वांटम थ्योरी भी इस्तेमाल की और उसके साथ साथ क्लासिकल थ्योरी भी इस्तेमाल की, और एक मॉडल जो था वो पेश किया। अब उस मॉडल के जो बेसिक पोस्टुलेट्स हैं या जो बुनियादी निकात हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहला पोस्टुलेट है कि एन इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द न्यूक्लियस इन एन एटम can move around the nucleus in certain circular orbits without radiating. These orbits are called the discrete stationary states of the atom. तो इसमें एक बात तो ये की गई है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बाउंड होगा किसी भी एटम में। तो इसका मतलब ये था कि न्यूक्लियस जो कि सेंट्रल पार्ट है एटम का, तो यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस पे ओवरऑल जो है प्रोटॉन्स की वजह से पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के साथ बाउंड है। क्यों बाउंड है? तो इलेक्ट्रॉन पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो अपने नेगेटिव चार्ज की वजह से, कोलम्ब अट्रैक्शन की वजह से, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से वो न्यूक्लियस के साथ बाउंड है। इस अट्रैक्शन की वजह से वो न्यूक्लियस के साथ मिला, अटैच है, यानी कि बिल्कुल जो है वो साथ मिला नहीं हुआ, बल्कि उसके साथ जो है वो एक अट्रैक्शन की वजह से फिक्स है। और फिर इसके साथ साथ ये भी बात की गई, कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट्स। अब यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर सकता है, मूव कर सकता है सर्कुलर पाथ में, और स्पेसिफिक सर्कुलर पाथ में, इस तरह से। और फिर इसके साथ साथ ये भी कहा गया विद आउट रेडिएटिंग। इन पाथ्स को सर्कुलर ऑर्बिट्स कहा गया। और विद आउट रेडिएटिंग यानी कि कोई भी एनर्जी इमिट या ऑब्जर्व किए बगैर, कोई भी एनर्जी लिए बगैर या कोई भी एनर्जी इमिट किए बगैर वो इन पाथ्स में मूव करता रहेगा।
ठीक है। और दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड द डिस्क्रीट स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ द एटम, और इन ऑर्बिट्स को डिस्क्रीट स्टेशनरी स्टेट्स कहा गया। अब डिस्क्रीट से क्या मुराद है, तो डिस्क्रीट से मुराद ये थी कि इनमें जो अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होगी। हम जानते हैं कोई भी चार्ज पार्टिकल जब किसी फील्ड में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, तो उसके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन के पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी स्पेसिफिक वैल्यू होगी किसी एक ऑर्बिट में रहते हुए, तो इसलिए इसको डिस्क्रीट कहा गया, स्टेट को डिस्क्रीट कहा गया। और फिर स्टेशनरी से मुराद ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इसी पाथ के अंदर अंदर मूव करेगा, ना इससे ऊपर जाएगा ना इससे नीचे आएगा। इसलिए इस फिक्स पाथ की वजह से जो था इस स्टेट को, इस इलेक्ट्रॉन की स्टेट को स्टेशनरी स्टेट कहा गया। तो ये तो पहला पास्टुलेट है जिसको हमने समझा कि इसमें क्या बात की गई है। अब नेक्स्ट पास्टुलेट की बात करते हैं, अगले बुनियादी नुक्ते की बात करते हैं जो बोहर ने पेश किया। तो अगला बुनियादी नुक्ता यह है कि ओनली दोज स्टेशनरी स्टेट्स आर अलाउड फॉर विच ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h ओवर 2 पाई। तो अब यहाँ पे स्टेशनरी स्टेट्स एक्चुअली वही इलेक्ट्रॉन के फिक्स ऑर्बिट्स हैं जिनमें वो मूव करता रहेगा, कोई भी रेडिएशन, कोई भी एनर्जी ऑब्जर्व या अमिट किए बगैर। तो फिर इसके बाद कहा गया कि उन्हीं स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा, हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर मोशन में होगा, तो फिर उस सर्कुलर मोशन में उसका जो मोमेंटम होगा एंगुलर मोमेंटम होगा। तो अब नील्स बोहर ने कहा कि वो एंगुलर मोमेंटम जो है वो एक इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए h ओवर 2 पाई इस कांस्टेंट के। तो इसका मतलब ये है कि अगर जो है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो उस ऑर्बिट में अगर इस वैल्यू के, इस इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर नहीं आता, तो फिर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं स्टे कर सकता, वो पाथ नहीं बना सकता जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम को स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट करते हैं MVR से, क्लासिकली न्यूटन्स फार्मूलाज यूज़ करते हुए MVR से कैलकुलेट करते हैं। तो अब नील्स बोहर ने कहा कि ये MVR, ये एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का जो है वो बराबर होना चाहिए h ओवर 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल के। h ओवर 2 पाई जो है कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये कौन सा कांस्टेंट है ये बाद में डिफाइन करेंगे। यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल की बात आती है तो इंटीग्रल को, इंटीजर को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, यानी कि ये h ओवर 2 पाई जो है इसको अगर हम एक इंटीजर n से मल्टीप्लाई करें तो उस, अगर ये एंगुलर मोमेंटम इस वैल्यू को सेटिस्फाई करता है तो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट जो है वो ठीक होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐसा ऑर्बिट बना सकता है, ऐसा पाथ बना सकता है। अदरवाइज इलेक्ट्रॉन किसी ऐसे पाथ में स्टे नहीं कर सकता जिसके लिए उसका एंगुलर मोमेंटम जो है इस इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर ना हो। तो n की हम बात कर रहे थे, n जो कि इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो n जो है ये एक इंटीजर, यानी कि इसकी जो है वो स्पेसिफिक इंटीग्रल वैल्यू होगी जो कि हम 1 2 3 सो ऑन जो है वो ले सकते हैं। तो इस n को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहा जाता है, n को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहा जाता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। अब इससे क्या मुराद है, नंबर को शॉर्टली मैं NO से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो और वी एम जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बाद में एक्सप्लेन करते हैं। एम जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास है, वी उसकी वेलोसिटी है, आर उस ऑर्बिट का रेडियस है जिसमें वो मूव कर रहा है, और h ओवर 2 पाई को हमने कांस्टेंट कहा था। तो एक्चुअली h जो है ये प्लांक्स कांस्टेंट है और जिसकी वैल्यू हम जानते हैं कि 6.63 इंटू 10 रेज टू पावर -34 जॉल सेकंड है, और 2 पाई जो है ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से h ओवर 2 पाई कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट के साथ जब हम n की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो उस प्रोडक्ट का रिजल्ट जो है वो एंगुलर मोमेंटम के, इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम के बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी ऐसे ऑर्बिट में मूव नहीं कर सकता जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाती। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हम बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो n जो है ये असल में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे mv प्रोडक्ट जो है ये तो लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है, और r जो है ये फिर रेडियस के मुताबिक यानी कि एंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है मोशन को। तो रेडियस के मुताबिक जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि
आर जो है यानी कि रेडियस की वैल्यू जो है वो फिर एन की वैल्यू पे डिपेंड करेगी, यानी कि एन की वैल्यू अगर हम बढ़ाएंगे तो सर्कल जो ऑर्बिट जो है उसका रेडियस भी बड़ा होता जाएगा। तो इसके मुताबिक फिर हम देखते हैं कि असल में एन जो है वो बताएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम से कितने फासले पर कितने रेडियस पर सॉरी न्यूक्लियस से कितने फासले पर कितने रेडियस पर रिवॉल्व कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर असल में उस ऑर्बिट का नंबर, उस ऑर्बिट की वैल्यू बताएगा, उस ऑर्बिट की पोजीशन भी हम कह सकते हैं बताएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। तो इसलिए एन को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। और इसी एन को जो है वो यही एन जो है शेल को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी कि वही ऑर्बिट जिसको हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं इलेक्ट्रॉन का। तो असल में ये एन जो है उसी एनर्जी लेवल के नंबर को रिप्रेजेंट करता है जिसको हम शेल कहते हैं। तो एन को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा जाता है। इसकी फिक्स वैल्यू होती है हर एक ऑर्बिट के लिए, तो इसलिए इसको क्वांटम फॉर्म में यानी कि डिस्क्रीट फॉर्म में जो है वो डिफाइन किया जाता है। अब नेक्स्ट पास्टुलेट की बात करेंगे। थर्ड postulate ये है कि whenever an electron makes a transition, a photon of energy hf is emitted or observed so that hf is equal to En minus Ep। तो ट्रांजिशन का मतलब यहाँ पे ये है कि इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट से किसी अगले ऑर्बिट में जाता है, यानी कि अगर जंप अप करता है ऊपर वाले ऑर्बिट में जाता है या जंप डाउन करता है नीचे वाले ऑर्बिट में आता है, तो उसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे बोहर्स मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम पे, और प्रॉब्लम है एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम अ लेवल ई एन इज इक्वल टू -3.5 इंटू 10 रेज टू पावर -19 जॉल टू ई पी इज इक्वल टू -1.2 इंटू 10 रेज टू पावर -18 जॉल। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड लाइट। तो स्टूडेंट्स बोहर मॉडल के मुताबिक हम जानते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे जंप करता है तो वो फोटोन मिट करता है लाइट, और उस फोटोन की जो एनर्जी है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर एक चीज़ और भी हम जानते हैं कि बोहर मॉडल के मुताबिक ही इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट में होता है तो वहाँ पे उसके पास एनर्जी होती है जो जिसकी अमाउंट स्पेसिफिक होती है, और वो एनर्जी कूलम अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से होती है, तो जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ई एन। और हम बात कर रहे थे कि फोटोन जब वो इमिट करेगा तो उस फोटोन की एनर्जी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बोहर मॉडल के मुताबिक ई एन माइनस ई पी इज इक्वल टू एच एफ से। और यहाँ पे स्टूडेंट्स ई एन जो है वो एनर्जी है हायर ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट में है तब उस ऑर्बिट में जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की उसको हम ई एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जब लोअर ऑर्बिट में आएगा तो तब उसके पास जो एनर्जी बचेगी वो ई पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एच जो है ये प्लांक्स कांस्टेंट है, एफ जो है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन है, लेकिन यहाँ पे हमने कैलकुलेट करनी है वेवलेंथ। और हम जानते हैं कि फोटोन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि लाइट वेव के साथ ही एसोसिएटेड होता है, तो उसी की वेवलेंथ हमने कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का आपस में रिलेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए सी बाई लैम्डा से, ठीक है। तो इस इक्वेशन में फिर हम यही सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमारे पास यही इक्वेशन जो है इस फॉर्म में आ जाएगी, जो कि बोहर का एक पास्टुलेट हमें रिप्रेजेंट करती है ई पी ई एन माइनस ई पी इज इक्वल टू एच, और एफ की जगह सी और लेमडा आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन हम यूज़ करेंगे बोहर्स मॉडल ऑफ एटम से जो हमने ली है। तो अब सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, और यहाँ पे आप नेगेटिव साइन देख रहे हैं, तो इसको एक्सप्लेन कर दूं कि नेगेटिव साइन जो है क्योंकि फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स है, तो इसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन अपीयर हो रहा है पोटेंशियल में, और इलेक्ट्रॉन के उस पोटेंशियल में जो वो एक ऑर्बिट में रहते हुए अपने पास रखेगा एनर्जी पोटेंशियल की फॉर्म में। तो सबसे पहले डाटा जो हमारे पास है वो नोट डाउन कर लेते हैं, और डाटा हम स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि हमारे पास एक तो एनर्जी अब हाई एनर्जी लेवल की एनर्जी दे दी गई है जो कि है ई एन, ठीक है, इज इक्वल टू -3.5 इंटू, यानी कि एक हाई एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन है तो तब उसके पास एनर्जी जो है वो -3 पोटेंशियल एनर्जी 3.5 इंटू 10 रेज टू पावर -19 जॉल है। और उसके बाद जब वो लोअर एनर्जी लेवल पर आता है तो तब उसके पास जो एनर्जी है वो ई पी से रिप्रेजेंट की है हमने, जो कि है यहाँ पे -1.2 इंटू 10 रेज टू पावर -18 जॉल। और फिर इसके बाद हमने फाइंड आउट करनी है वेवलेंथ लेमडा, और इक्वेशन हमने कहा था कि एच सी और लेमडा यूज़ करेंगे। तो सी जो है ये स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करेगा, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट करेगा, और इसकी वैल्यू हम जानते हैं कांस्टेंट है 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और अगर हम बात करें एच की
तो h जो है ये प्लांक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। तो ये है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जॉल सेकेंड। तो अब ये सारी की सारी वैल्यूज़ यूज़ करते हुए यहाँ पे जॉल और सेकंड का प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स। तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ यूज़ करते हुए हम लैम्डा फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन हमने देख ली है कि कौन सी हम यूज़ करेंगे। तो अब सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। वैल्यूज़ अगर सामने रखें तो थोड़ा बेहतर होगा हमारे लिए। तो सॉल्यूशन, अब सबसे पहले तो इक्वेशन को मैं रीराइट करूँगा, दोबारा से यहाँ पे लिखूँगा। और इक्वेशन है हमारे पास स्टूडेंट्स ई एन माइनस ई पी इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा। ठीक है जी। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं अब इस इक्वेशन में। और ई एन की वैल्यू जो कि हमारे पास है -3.5 इंटू 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ जॉल माइनस ई पी की वैल्यू जो है ये -1.2 इंटू 10⁻⁻। स्टूडेंट्स ये वाला माइनस जो है ये फार्मूले से, इक्वेशन से हमारे पास आया है। और ये वाला नेगेटिव साइन जो है ये एनर्जी की वैल्यू का अपना नेगेटिव साइन है। तो 10⁻⁻18 जॉल ये हमने ई पी की वैल्यू पुट कर दी, इज इक्वल टू एच की वैल्यू हमारे पास है 6.63, वो यहाँ पे पुट कर देंगे 6.63 इंटू, ये 3 को प्रॉपरली लिखते हैं क्लियर रहे, इंटू 10⁻⁻34 जॉल सेकंड। और फिर मल्टीप्लाई हो रहा है ये सी की वैल्यू से जो कि है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय लेमडा। तो अब स्टूडेंट्स कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं। तो एक तो हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। और ये 10⁻18 है जबकि ये 10⁻⁻19 है। तो पावर सेम करते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन में कन्फ्यूजन ना हो। तो -3.5 इंटू 10⁻⁻19 जॉल। और फिर हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और स्टूडेंट्स इस डेसिमल को एक पॉइंट और मैं पीछे लेके जाऊँ तो यहाँ पे ये 10⁻⁻19 हो जाएगा, यानी कि 12 इंटू 10⁻⁻19 जॉल। ठीक है जी। तो 10th पॉइंट तक जब हमने मूव किया तो हमारे पास पावर जो है वो एक और बढ़ गई। ठीक है, नेगेटिव फॉर्म में बढ़ गई। ठीक है, ये 19 को ज़रा जो है वो क्लियर करते हैं। और फिर इस तरफ अगर हम इन वैल्यूज़ को सॉल्व करें स्टूडेंट, 6.63 10⁻⁻³ जॉल सेकंड को मल्टीप्लाई करें, अगर हम अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है 1.989 इंटू 10⁻⁻25। और हम देख रहे हैं कि जॉल यूनिट आएगा एक तो, और दूसरा सेकंड पर सेकंड से कैंसिल आउट हो रहा है। तो हमारे पास फिर मीटर बच जाएगा, जॉल मीटर। और नीचे हमारे पास जो है वो लेमडा आ रहा है। और फिर इसके बाद हम इनको सॉल्व करें स्टूडेंट्स, तो इनको सॉल्व करते हुए हमारे पास वैल्यू आ जाती है 8.5 इंटू 10⁻⁻19 जॉल इज इक्वल टू 1.989 इंटू 10⁻⁻25 जॉल मीटर और डिवाइड बाय लेमडा। अब स्टूडेंट्स अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो लेमडा जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और 8.5 इंटू 10⁻⁻9 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो क्रॉस शिफ्टिंग करते हैं और लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास यही इक्वेशन जो है हमारे पास आ जाएगी। लेमडा इज इक्वल टू 1.989 इंटू 10⁻⁻25 जॉल मीटर और डिवाइड होगा ये इस वैल्यू से 8.5 इंटू 10⁻⁻19 जॉल। तो अब स्टूडेंट जब सॉल्व करेंगे तो लेमडा की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 0.234। कैलकुलेटर की मदद से ये वैल्यू मैंने फाइंड आउट की। और इंटू 10⁻⁻6 और जॉल जॉल से कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा मीटर यूनिट। ठीक है, जो कि वेवलेंथ का स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट है। और इसके बाद अगर हम मज़ीद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि अगर 234 में से अगर हमने डेसिमल प्लेस को ख़त्म करना है तो हमें इसको 10⁻³ यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं जिसको मैं यहाँ पे लिखूँगा 10⁻³ की फॉर्म में, और इतने से ही जो है वो डिवाइड भी कर दूँ
तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ मीटर। अब इस प्रोडक्ट को अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो यहाँ पे डेसिमल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये 10⁻³ जो है ऊपर जाके 10⁻³ हो जाएगा। और हम जानते हैं कि 10⁻³ और 10⁻⁻6 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ज़ेड अप होंगी तो 10⁻⁹ बन जाएगा। तो इस तरह से लैम्डा हमारे पास आ जाएगा 2 3 4, ये 10⁻³ और ये डेसिमल फॉर्म जो है मल्टीप्लाई करने से हमारे पास रिजल्ट आया है। और साथ में हमारे पास आ गया है 10⁻⁹ मीटर। अब 10⁻⁹ को हम प्रीफिक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि है हमारे पास नैनो 10⁻⁹ के लिए। तो इस तरह से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 234 नैनोमीटर।